अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। अमेरिका और ईरान का जंग बंदी तो पहले ही डोरी भी नहीं बल्कि धागे से अटकी हुई थी, लेकिन अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि मामलात और शायद गंभीर हो रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं। वैसे तो बातचीत चल रही है। आपको पता है ईरान ने अब से कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के ज़रिए, पाकिस्तान के थ्रू वो यूएस से बातचीत कर रहे हैं। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी तेहरान में मौजूद थे ओवर द वीकेंड। उनकी बड़ी तवील 1 घंटा तकरीबन 90 मिनट की मीटिंग हुई तेहरान के अंदर, और उसके बाद अब अपडेट ये है कि अमेरिका को कोई रिवाइज प्रपोज़ल भी भेजा गया है, तजावीज़ भेजी गई हैं मुस्तकिल जंगबंदी के सिलसिले में ईरान की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने बड़े दिनों बाद सोशल मीडिया के ऊपर ईरान को एक बार फिर धमकी दी है, और उन्होंने कहा ईरान के लिए वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, ईरान को जल्द कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा, हरकत करनी होगी, वरना उसका कुछ भी नहीं बचेगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया की धमकी तक नहीं है, बल्कि अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, चाहे वो CNN हो या मुख्तलिफ एक्सियोस वगैरह जैसे ज़राए, जो ये कहते हैं कि पेंटागन ने कुछ प्लान्स तैयार किए हैं ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के, अगर ट्रंप इस तरफ जाते हैं तो। साथ ही साथ अपडेट ये भी कि हफ्ते के रोज़ अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। अब आसार कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहस ये भी है कि क्या इस वक्त अमरीका दोबारा से जंग में जाना अफोर्ड कर सकता है, या कोई और ईरान के ऊपर स्ट्राइक अफोर्ड कर सकता है, जिस तरह से अमरीका के अंदर से भी प्रेशर आ रहा है। लेकिन यू नेवर नो। अपने तज्जियाकारों से पूछते हैं उनको किसके आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्या ये खदशा मौजूद है या इम्कानात हैं कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, महमल सरफराज साहिबा, सैयद मोहम्मद अली साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, इत्तलात बड़ी तशवीशनाक आ रही हैं, जो अमरीकी मीडिया दावे कर रहा है वो भी बहुत ही तशवीशनाक, लेकिन साथ ही ये छोटी सी उम्मीद की किरण की शायद अभी बातचीत चल रही है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, ये जो बातचीत है क्या ये इतनी सस्टेनेबल है कि ये एक दोबारा से स्ट्राइक को रोक सके? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो इस तरह की खबरें आती हैं वो या तो इजरायली मीडिया से आती है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वहाँ इजराइल से अलाइंड मीडिया अमेरिका के अंदर भी जो इस तरह की खबरें देते हैं। और हमें मालूम है कि इजराइल तो चाहता है कि ये जंग जो है वो जारी रहे, वो तो सीज़ फायर के सख्त खिलाफ था, और अभी भी वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिल्कुल वो प्रेशर डाल रहे हैं, और वो थ्रू वहाँ का मीडिया भी डाल रहे हैं। हालांकि हमें मालूम है कि अमेरिका के अंदर जो सर्वेज भी हुए हैं वो ये दिखाते हैं कि वहाँ के लोग ये जंग नहीं चाहते, वो कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, लेकिन मसला वही है कि इजराइल जो है वो चाहता है कि ये हो। तो बिल्कुल देखें, ऐसे तो नहीं कि अभी हमने देखना है कि कुछ देर बाद शायद जो है वाशिंगटन से हमें न्यूज़ आ जाए कि वो क्या कहते हैं ईरान के प्रपोजल्स के बारे में। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो डर और ख़दशा तो होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अलीना कि मैं जो हूँ अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मैं होपफुल हूँ कि कुछ इम्कान हैं कि बातचीत आगे बढ़ सके। अच्छा, इस पे मैं आपको ये बताती चलूँ, एजाज सैयद साहब जो है हमारे कॉलीग, उन्होंने टॉक शॉक के ऊपर एक खबर भी दी है, और उन्होंने ये बात कही है कि, और ये वैसे आ भी रही है कि इम्कान है कि जो अमेरिका है वो ईरान के ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस जो है वो हटा दे। अगर ये चीज़ कंफर्म हो गई तो अलीना ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। दूसरा ये है कि आगे जिस तरह इसका मतलब है कि फिर बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। एक और ख़बर जो एजाज ने दी है वो भी मैं समझती हूँ कि वो एक होपफुल ही वो चीज़ दिखाती है, सिनेरियो दिखाती है। वो ये कि वो समझते हैं कि ये कुछ घंटों के अंदर, यानी अगले 72 घंटों के अंदर पता चल जाएगा कि क्या टॉक्स वापस रिज्यूम होती हैं कि नहीं, और अगर होती हैं तो या तो वो इस्लामाबाद के अंदर होंगी, और अगर इस्लामाबाद में ना हुई और जनीवा या कतर में हुई, वहाँ भी वो पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर होंगी। तो इसका मतलब है कि वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान ही जो है, क्योंकि वी आर द सोल मीडिएटर्स। तो एजाज की जो है वो ये खबर है। अच्छा अलीना, देखें वैसे अगर आप देखें तो ईरान ने अभी तक क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि मीडिएशन चल रही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मीडिएशन ख़त्म हो गई है। जो उनकी डिमांड्स हैं पुरानी वाली तो हैं ही हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि जी एक इमीडिएट एंड हो जाए ये जंग का सारे फ्रंट्स के ऊपर, और वो उसका मतलब है कि लेबनान के अंदर भी, जहाँ पर इजराइल अभी भी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, दूसरा उनका है कि नेवल ब्लॉकेट जो अमेरिका का ईरानियन पोर्ट्स का वो ख़त्म किया जाए, वो भी उन्होंने पहले कहा था। और फिर तीसरा उनका है कि गारंटी दी जाए कि ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये कोई 2 महीने के लिए, 3
महीने के लिए, 6 या 8-10 महीने के लिए, ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसकी प्रॉपर गारंटीज दी जाए। अच्छा, जो ट्रंप साहब का जो चाइना का भी विजिट था, उसके अंदर भी जो है ईरान के हवाले से जो खबरें बाहर आई और फिर बाद में जिस तरह चाइना की तरफ से भी कहा गया, वो भी सारी दुनिया ये चाहती है लीना कि ये जंग खत्म हो। एपिटाइट नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि सबको ये मालूम है कि अगर एक दफा ये चिंगारी दोबारा भड़की, जो कि इतने मुश्किल से रुकी थी 40 दिन के बाद और कई हफ्तों से उसका एक ओपन एंडेड सीज फायर है, अगर ये दोबारा भड़की तो फिर ये अपनी लपेट में बहुत ज्यादा ममालिक को मजीद लेकर आएगी। और अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी क्राइसिस दुनिया भर में है और इकोनॉमिक क्राइसिस है, फिर अगर ये बढ़ी तो फिर ये रेड सी तक भी जाएगी। फिर जब ये बाबुल मंदब तक और इस तरह आगे बढ़ेगी तो वो फिर लीना मेरे ख्याल में किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, फिर उसको रोकना या रुकवाना, फिर उसके अंदर और कौन से ममालिक आ जाते हैं, क्या होता है, तो वो बहुत एक खतरनाक सिनेरियो। सो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि किसी ना किसी तरह से शायद दोनों ममालिक आगे बढ़े। कुछ मतलब होता है ऑब्वियसली क्विड प्रो हो कि आप कुछ हमारी बातें माने, कुछ उनकी बातें मानी जाए, और फिर एक शायद शॉर्ट टर्म जो है वो कोई एग्रीमेंट हो सकता है, और फिर आगे जो है वो बढ़कर मजीद बातचीत भी करके कोई लॉन्ग टर्म पे भी शायद इत्तेफाक हो जाए। मोहम्मद अली साहब, इंटरनेशनल मीडिया में कमेंट्री ये चल रही है कि ट्रंप इंतहाई इम्पेशेंट हो रहे हैं अब, और उनको कोई जल्द से जल्द इसको पार लगाना है, या तो कोई स्ट्राइक या फिर कोई मुआहिदा। बट हाउ डज दैट प्ले? क्या वो उनकी इम्पेशेंस उनको इस तरफ लेके जा सकती है? इसका इम्कान ज़्यादा है कि कोई स्ट्राइक करें या फिर किसी ना किसी मुआहिदे के ऊपर? अलीना, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस किस्म के जो बयानात हैं उनका बुनियादी मकसद ईरान के ऊपर अपना दबाव बढ़ाना और उसको बरकरार रखना है, ताकि ईरान में ये सोच पैदा ना हो कि चीन के दौरे के बाद जो है अब अमेरिका का दबाव कम हो गया है और सफारती अमल को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, ये दोनों जानिब से ना जो 3 तरह की सिग्नलिंग 3 डिफरेंट इदारे करते हैं, एक उनकी सियासी क़यादत है, एक उनकी सिफारती क़यादत है और एक उनकी फ़ौजी क़यादत है। तो हमें देखना ये है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ये ग्राउंड पे सबसे खुशाइंद बात ये है कि परसों अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड फोर्ड, वो अपनी बंदरगाह पे वापस अमेरिका पहुंच गया है, और उसके साथ उसके बेड़े के में जो 3 बड़े डिस्ट्रॉयर शिप शामिल थे वो भी अमेरिका वापस पहुंच चुके हैं। तो सिर्फ इस जेराल्ड फोर्ड के ऊपर 4,500 अमेरिकी फ़ौजी तैनात हैं, और अमेरिका के वज़ीर दिफा ने उनका इस्तकबाल किया बंदरगाह पे जाके और उनको कहा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन जो बात उन्होंने नहीं की, जो इस वॉर के फ्यूचर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कोई विक्ट्री स्पीच वहाँ पे नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जंग जीत के आ रहे हैं और ईरान को हरा के आ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ तक बात की कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप 11 माह से अपने घरों से दूर थे और अमरीकी मफादात के लिए अपने फैमिली को छोड़ के आप कुर्बानियाँ दे रहे थे। तो इसमें इस सिग्नल में एक सिग्नल फ़ौजियों को है कि जनाब आपका मोराल बुलंद रखा जाए, लेकिन ईरान को भी ये सिग्नल है कि कोई मज़ीद थ्रेट या फ्यूचर, जब उनसे सवाल भी किया गया कि क्या अब मज़ीद ये जंग आगे दोबारा शुरू हो सकती है, तो उन्होंने जवाब देने से माजरत जाहिर की। ये वज़ीर दिफा हैं जिनकी जो कि अमेरिका की फ़ौज के सरबराह हैं। अच्छा, तीसरा पहलू जो है सिफारती सतह पे, जो कि खुशाइंद है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी नकवी साहब भी वहाँ मौजूद हैं ईरान में, और उनके लीडर से भी मुलाकातें हो रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि सिफारती अमल इन पब्लिक पॉस्चरिंग और डी एस्केलेशन इन मिलिट्री के साथ साथ जो है वो जारी है। और खुशाइन बात चीन के दौरे में भी आपको नज़र आया कि 2 चीज़ों के ऊपर चीन और अमेरिका की क़यादत ने अग्री किया, और वो ये है कि ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने चाहिए। ये बात चीन की क़यादत और अमेरिका दोनों ने की। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि चीन भी जो 2015 का जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, उसका एक मेंबर था, उसकी एक पार्टी था। और दूसरी बात ये कि चीन और अमेरिका दोनों ने इस बात पे एग्री किया
کہ جو تیل اور انرجی کی ترسیل ہوتی ہے آبنائے حرمز سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی عمل آگے بڑھ رہا ہے, جنگ کے امکانات کم ہیں ہاں, لیکن صدر ٹرمپ کی یہ جو فرسٹریشن ہے ڈیفینیٹلی ان کی پریشانی اور تشویش بڑھ رہی ہے جیسے جیسے وہ آنے والے مڈ ٹرم الیکشن کے قریب جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ جو چین کا دورہ بھی کیا ہے آپ نے دیکھا, ان کی کوشش یہ تھی کہ 200 کے قریب جو بوئنگ کے خریداری کے 18 سے 19 ارب ڈالر کے وعدے ہیں ان کو جا کے وہ اپنے ووٹر کو بتا سکیں کہ جو آپ کے معاشی مفادات کے لیے میں چین گیا تھا تاکہ ان کو ووٹ مل سکے. بٹ ایسا آپٹکس میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہوا, جتنی ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں تو نہیں ملا. محمد علی صاحب آپ نے کہا ایک جو ان کا بحری بیڑا ہے وہ واپس چلا گیا ہے, بٹ ہماری اس کے اوپر شاید پہلے بھی بات ہوئی تھی, اس کی جگہ اس کو ریپلینش کرنے کے لیے امریکہ نے ایک اور بھی تو یہاں پر بھیجا تھا. دوسرا یہ بھی کہ اس وقت جتنی یہاں پر ملٹری ایسٹس موجود ہیں, کیا اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ یہ کہیں گے کہ ایک پازیٹیو سائن ہے؟ بہت اہم سوال کیا. 2 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں نے جس طرح پہلے بھی گزارش کی, یہ دباؤ برقرار رکھنے یا بڑھانے کی کوشش ہے, لیکن حقیقی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے جو میزائل انٹرسیپٹرز کے موجودہ سٹاکس کی صورتحال ہے وہ ایک مزید تند و تیز یا مزید انٹینس وار میں سمجھتا ہوں فوری طور پر امریکہ اور اسرائیل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ تیل کی بھی جو قیمتیں ہیں آپ جانتی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے, اور جو کہ سیاسی طور پہ بہت مہنگا ثابت ہو رہا ہے صدر ٹرمپ اور نتنیاہو کے لیے. بات کرتے ہیں سلیم صافی صاحب کو پہلے شامل کرتے ہیں. صافی صاحب, اس وقت آپ دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے کیا چارٹر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ایک ایکٹیو رول کر رہا ہے, ہمارے وزیر داخلہ وہاں پر موجود ہیں, کیا اس وقت امریکہ بات چیت کو موقع دے گا, یا پھر کچھ دن پہلے یا میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے ہی ٹرمپ کا یہ بھی بیان آیا کہ ایران کو ہم سے ایران نے کچھ اور کمٹ کیا اور اس کے بعد وہ جو کمٹمنٹ تھی اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے. سو یہ درمیان میں کیا معاملہ ہے؟ میرے خیال میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جلدی ہے اور اس جلدی کی اپنی وجوہات ہے, اور ایک اور بات جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی آہستہ آہستہ وہ تکتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی اس وقت ہم جو کہتے ہیں کہ سفارتی کوششیں جاری ہیں, تو سفارتی کوششیں یہی جاری ہے کہ امریکہ کی طرف سے ان کے مطالبات کی فہرست پاکستان کو ملتی ہے, وہ تہران پہنچایا جاتا ہے اور پھر ایران کے جواب کا انتظار کیا جاتا ہے, پھر اس کو واشنگٹن پہنچایا جاتا ہے. تو ابھی تک جو دونوں کے مطالبات ہیں ان میں جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. مثلاً ہم اگر ایک چیز کی مثال لے لیں کہ یورینیم انریچمنٹ وغیرہ کی, تو امریکہ ابھی بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ اس کے حوالے کر دیا جائے. دوسری طرف ایران کی جو حکومت ہے وہ انریچڈ یورینیم کو اپنے ملک سے باہر کسی جگہ پر بھی لے جانے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی سٹیج پہ اس پہ بات چیت ہی نہ ہو, پہلے ہم مستقل جنگ بندی اور باقی چیزوں پہ بات چیت کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسری چیزوں پہ بحث ہوگی. اسی طرح وہ ان کے تاوان کا مطالبہ ہے, تو تاوان کا مطالبہ جو میڈیا میں ابھی تک جو چیزیں لیک ہوئی ہیں, امریکہ تاوان دینے پہ تیار نہیں ہے. پھر ان کے ایسٹس کی ڈی فریزنگ ہے, تو وہ بھی امریکہ پہلی فرصت میں ان کے سارے ایسٹس کو ڈی فریز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے تو اسی طرح اگر لبنان میں جنگ بندی ہے تو وہ جنگ بندی اس پہ تو ایک دن کے لیے بھی عمل نہیں ہوا. عملاً اسرائیل ادھر بمباریہ کر رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے. دوسری طرف امریکہ کے ڈیمانڈ یہ تھے کہ جو حزب اللہ
اور حوثی اور اسی کر دیا جائے گا، لیکن ایران کی ان کے ساتھ کمٹ ان کی تحفظ اور اس کو بھی حزب اللہ کے کردار کو اور تحفظ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو مجھے تو کوئی کامن گراؤنڈ کی طرف وہ دونوں ممالک بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور پھر اس میں جو اسرائیلی فیکٹر ہے وہ فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے، ان کی جنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے، اور آج یہ خبریں ہم پڑھنے کو ملی ہے ہمیں کہ اسلحہ اور بارود لے کے جرمنی سے اور باقی جگہوں سے وہ اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے بڑی تعداد میں، تو اس سے تو لگتا یہی ہے کہ اسرائیل کا ابھی تک پیاس اس کی بجھی نہیں ہے اور وہ ابھی بھی وہ جنگ کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی جنگ کے امکان سے متعلق ہوئی ہے، تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان سے مشورہ کرتے ہیں نیتن یاہو سے تو اس صورت میں مجھے تو کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ یا وہ کوئی ریزنیبل ڈیل کر لیں گے ایران کے ساتھ یا پھر وہ جنگ کی بجائے امن کی طرف جائیں گے۔ اچھا کوئکلی سلیم صافی صاحب، آپ نے کچھ نکات پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں۔ یہ اوور دا ویکینڈ فارس نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 شرائط رکھی ہیں آگے یو ایس نے ایران کے، جس میں وہ جو یورینیم والا پارٹ ہے اس کے اندر کہا ہے کہ شاید یو ایس اس کے اوپر بات کے اوپر قائل ہو گیا ہے کہ اب صرف ایک فیسلٹی نیوکلیئر فیسلٹی کو آپریٹ کرنے دیا جائے، اس ٹائپ کی چیزیں، تھوڑا سا لچک دکھائی گئی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ بھی انف نہیں ہے؟ یہ بھی ابھی کافی دوری ہے؟ نہیں، اس میں تو جو فارس کی رپورٹ ہے اس میں تو جو 5 نکات ہے وہ سارے تو اس میں سے ایران کو قابل قبول ایک نقطہ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ اسی ہی میں یہ ہے کہ انریچڈ یورینیم جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے گا اور اس کو امریکہ منتقل کیا جائے گا، پھر ان کے جو جوہری تنصیبات ہے تو ان تنصیبات میں سے صرف ایک کو فنکشنل رہنے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس میں ہی یہ بات ہے کہ جنگ کی تاوان کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح وہاں پہ بھی جو فروزن ایسٹس ہیں ان کے بارے میں یہ چیز ہے کہ وہ ڈیفریز نہیں کیے جائیں گے، تو وہ تو میرے خیال میں وہی رپورٹ اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو تب بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایران کے لیے قابل عمل ہیں جو ابھی بھی یو ایس نے شرائط سامنے رکھی ہیں؟ ٹھیک ہے، دیٹ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ایران ایک طرف یہ کہتا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے جنگ کے خاتمے کے لیے، اور ہم کافی اس میں آگے بھی ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں، یا اس سے تو ایسا امپریشن ملتا ہے کہ شاید کچھ ہیڈ وے اچیو کیا ہے۔ ایران کے اپنے جو آفیشیل رسپانسز ہیں ان میں بھی ایسا لگ رہا ہے تھوڑی پازیٹیوٹی ہے، جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر؟ میڈم شیخ، آپ کا سوال ہے کہ کیا دوبارہ جنگ شروع ہونے کے امکانات ہیں؟ بالکل ہیں، اور 100% ہیں، کوئی انہونی نہ ہو جائے، کوئی معجزہ نہ ہو جائے تو بالکل ہیں۔ کیوں ہیں؟ پہلی وجہ، جب تک اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب صدارت کی کرسی پر موجود ہیں جنگ کے امکانات موجود رہیں گے۔ صدر ٹرمپ مذاکرات کے عین دوران جنگ چھیڑ دیتے ہیں اور جنگ کے عین دوران مذاکرات کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا شام کو کہ وہ صبح کیا کہہ چکے ہیں۔ دوسری وجہ کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، یہ مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک کی جنگ ہے، اور اس کے پیچھے صہیونی لابی ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جنگ بندی ہو، مستقل جنگ بندی ہو، مستقل معاہدہ ہو، اور ایران کا یہ رجیم کے ہوتے ہوئے۔ تیسرا، صدر ٹرمپ تنہا ہیں، ان کو پتہ ہے مڈ ٹرم الیکشن ان کا خطرے میں ہے، اگر کوئی وہ بڑا معاہدہ نہ کر پائے، اوباما سے بہتر معاہدہ نہ کر پائے، اور کچھ عرب ملک نہیں چاہتے کہ ایران کو اس حالت میں چھوڑ کر امریکہ واپس چلا جائے، جنگ بندی کر لے، کیونکہ
इससे ईरान मज़ीद मजबूत होगा और ईरान मज़ीद इस खित्ते में उभर कर सामने आएगा, और वो अरब मुल्क और जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो ऐसा नहीं चाहते। चौथी वजह, अमरीकी मुतालबात बहुत सख्त हैं, जैसा कि अभी आपने उस तरफ इशारा भी किया। अमरीकी जो 5 शर्तें हैं ये ईरान क्यों मानेगा कि हम जंग के नुकसानात का हर्जाना नहीं देंगे 270 अरब डॉलर का, तो फिर हम एक जोरी तनसीब सिर्फ रखें बाकी 2 को ख़त्म कर दें, ईरान कभी नहीं मानेगा। 400 किलो अफजूदा यूरेनियम हमारे हवाले कर दें या बाहर किसी के हवाले कर दें, ईरान कभी नहीं मानेगा। ईरानी मुंजमद असास से 25% और वो भी मरहलावार, ईरान कभी नहीं मानेगा। लबनान समेत पूरे खित्ते में जो जंग है, जंग बंदी है, उस पर हम मुज़ाकरात करेंगे, पहले हमारे साथ आप मुआहदा कर लें फिर मुज़ाकरात करेंगे। ईरान ने कहा है कि वो शामिल है हमारे अंदर, और पहले 4 पॉइंट्स में ईरान के वो भी है। तो ईरान के जो अमेरिका की शराइत हैं वो इतनी सख्त हैं कि ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा। और दूसरा, इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं, वादों से फिरने का, बातों से फिरने का। 5वीं वजह क्यों मैं कह रहा हूं कि जंग शुरू हो सकती है, रूस ईरान को ख़बरदार कर चुका है कि ये जंग बंदी का वक्फा एक मनसूबा बंदी के तहत है, ये एक सोची समझी मनसूबा बंदी है। अमेरिका इस खित्ते में असला पहुंचा रहा है, अमेरिका नई सफ बंदी कर रहा है, और अमेरिका इस खित्ते में मज़ीद फौजी पहुंचाएगा, और अमेरिका दोबारा हमला करेगा। और अमेरिकी मीडिया समेत पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि अमेरिका इसराइल ईरान पर दोबारा हमले की तैयारियों में लगे हुए हैं। आइंदा हफ्ता बहुत अहम है, और इस बार जोहरी मवाद, तवानाई तनसीबात और जजीरा खार्ग ये मखसूस हदफ हैं। तो लिहाजा और इसमें ईरान तरगीब भी दे रहा है अरब मुल्कों के वो हमारे साथ मिलकर आएँ और इस जजीरे पर कब्ज़ा करें जो आपके लिए भी मुतनाज़े है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि जंग दोबारा होगी। आखिरी बात मैडम शेख, आज ट्रंप साहब ने एक मसनूई तस्वीर जारी की है, खुद खड़े हुए हैं एज़ यूजुअल, और टोपी पहनकर, पता नहीं बादलों में है कि पानियों में है, पीछे फौजी कमांडर है, और कैप्शन है इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म। और इसके जवाब में ईरानी सदर ने ट्वीट किया है और वस्ती ईरान के सूबे यज़द में मौजूद 4500 साल पुराना दरख्त है उसकी तस्वीर शेयर की है, और मतलब पैगाम पहुंचाया है कि 4500 साल पहले भी ईरान मौजूद था, आज भी मौजूद है, और आने दें जो आप स्टॉर्म लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जंग दोबारा शुरू होगी, और मुझे लगता है कि फिर अगर जंग बंदी पाकिस्तान या किसी के कहने पे होगी सालसी से, फिर दोबारा हमला करेंगे। जब तक ट्रंप साहब मौजूद हैं ये जंग वक्फे से जारी रहेगी। अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग 2-3 बातें कही हैं, लेकिन भट्टी साहब आप भी, साफ़ी साहब भी, ये जब बात करते हैं कि शराइत काबिल अमल नहीं है, ख़ासकर यूरेनियम वाली, तो अभी 2 दिन पहले ही ख़ुद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात एक्नॉलेज की है कि रूस की तरफ से उनको ये पैगाम पहुंचाया गया कि यूरेनियम वहाँ पर रखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका रिस्पांस क्या है, लेकिन ये ज़रूर मालूम होता है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। बट ये मोहम्मद अली साहब, ये कहिएगा, ये जो साफ़ी साहब भी, भट्टी साहब भी, ख़ास तौर पे भट्टी साहब ये बात कर रहे हैं कि ये ब्रीदर जो लिया गया है दरमियान में ईरान और इसराइल की तरफ, अमेरिका और इसराइल की तरफ से, ये बाय डिज़ाइन था, ये एक उनको अपने स्टॉक्स रिप्लेनिश करने का मौका मिल गया है, अब हमला हो सकता है, और उन्होंने अब ईरान की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी देख ली है। अब क्या ये मुमकिनात में शामिल है कि अगर अब हमला हो तो किसी डेफिनेटिव हमले की तैयारी करें? देखें, ये जो बात है कि अमेरिका और इसराइल ईरान को मज़ीद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि जो भी उनके जंगी अहदाफ थे इसराइल और अमेरिका के, वो हासिल नहीं हुए हैं, इसलिए मुस्तक़बिल में जारियत के इम्कान को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं कि फ़ौरी तौर पे, एक तो मैंने बताया कि जो उनके मिलिट्री स्टॉक पाइल्स हैं, ख़ास तौर पे उनके जो इंटरसेप्टर्स के, मिसाइल डिफेंस के, उनमें जितनी डिप्लीशन हुई है इसराइल और अमेरिका और अरब ममालिक के भी, वो फौरी तौर पर जंग दोबारा शायद अफोर्ड ना कर सकें, क्योंकि, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो हमारे अरब भाई हैं उन्होंने भी इस जंग का बड़ा नुकसान उठाया है और उठा रहे हैं। तो अगर ये जंग दोबारा
छिड़ती है तो इसका सबसे कम या लो पेन थ्रेशोल्ड हमारे अरब भाइयों का है। तो उनको अगर उनकी अगर ख्वाहिश भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मज़ीद नुकसान उनकी मईशत, उनकी कौम जो है शायद बर्दाश्त ना कर सके। ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है। क्या वो इतना प्रेशर है या क्या वो इतना उसका असर है कि वो अमेरिका को रोक सके, इसराइल को रोक सके मज़ीद स्ट्राइक से? क्योंकि अभी कहा ना कि क्या इसमें भी हकीकत है कि यूरोप से, मुख्तलिफ ममालिक से स्टॉक किया है इसराइल? देखिए, मैं दो बातें क्विकली कह देता हूँ। पहली बात ये कि 138 शहरों पे जो उन्होंने बमबारी की, 6000 से ज़्यादा शहादतें ईरान में हुई, तो इतनी ज़्यादा पेन जो उन पे इन्फ्लिक्ट किया गया, इतनी तबाही डाई गई, तो कोई भी अपना सियासी और तस्वीराती हदफ तो उन्होंने हासिल नहीं किया। तो अगर वो समझते हैं कि इसी स्केल या इससे बड़े स्केल की मज़ीद तबाही ला के क्या वो रजीम चेंज कर देंगे या एटमी प्रोग्राम से वो दस्तबरदार हो जाएगा या वो अरब ममालिक पे हमले करना बंद कर देगा, तो मैं समझता हूँ संजीदा जो अमरीकी हल्के हैं वो उस बात को समझते हैं कि मज़ीद जारियत के बावजूद जो है वो अपने अहदाफ भी हासिल नहीं करेंगे और मुस्तकबिल में जो सिफारती अमल है और इस्तेहकाम की जो कोशिश है वो भी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। कोई ऐड करना चाहता है पैनल पे? अलीना जी, मैं इसके अंदर अलीना देखें, एक सेकंड पहले महमल की बात सुनते फिर मैं आपके पास आती हूँ। महमल, अब बस मुख्तसर कीजिएगा आप सब अपना आर्गुमेंट। जी अलीना, मैंने कहा कि जिस तरह मार्को रूबियो ने भी अभी बताया कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो सस्पेंड इसीलिए किया गया क्योंकि शायद उनको ये कहा, जो बताया गया कि इसके बाद फिर एक डील हो सकती है। तो अगर अमेरिका ने इसी तरह से आगे बढ़ना होता, यानी कि आप कह लें कि जंग दोबारा से एस्केलेट करनी होती, तो फिर वो ये कुछ कंसेशन या ये कुछ वक्फा क्यों दे रहे थे, जो भी उसके ऊपर बाकी लोग अगर समझते हैं कि शायद वो टाइम बाय कर रहे थे। लेकिन देखिए अभी दूसरी चीज अलीना, जो चाइना की तरफ से भी जो मैसेज वैसे गया ना, वो यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू होना चाहिए था और ना ये रिज्यूम होना चाहिए। ये एक अहम मैसेज है। और एक और भी ये खबर आई थी कि कुछ यूरोपियन ममालिक भी हैं, वो ईरान से जो है डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने थे। तो ये और खासतौर पे जो जीसीसी कंट्रीज में, ठीक है, जो इजराइल के एलाइज हैं, उनकी ऑब्वियसली इजराइल वाली सोच ही है। उनका हॉर्मुज़ के ऊपर तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। एक अथॉरिटी का कयाम हुआ है, पर्शियन गल्फ अथॉरिटी का कयाम। ये क्या है एग्जैक्टली? ट्विटर अकाउंट भी बन गया उनका। ये क्या है, किस लिए बनाई गई है, क्या कंट्रोल के लिए बनाई गई है? अगेन इसको समझने की कोशिश करेंगे आगे जाके। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, पहले उनका पॉइंट ले लेते हैं प्लीज। मुख्तसर रखिएगा। ये मैडम शेख, ये जो अथॉरिटी बनाई गई, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। नहीं सर, यहाँ से ना करें, यहाँ से ना करें। ये हम मोहम्मद अली साहब से पूछेंगे अगले सेगमेंट में। आप पहले आर्गुमेंट जरूर इस पे बताएंगे। जी जरूर बताएंगे। मैं सिर्फ दो फिक्रे कहना चाहूँगा। ये पार्लियामेंट ने उनकी ने मंजूर किया, ईरान की पार्लियामेंट ने अथॉरिटी बनाई है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अब इससे हम पैसे लेंगे, पूरा बाकायदा निज़ाम बनेगा। दूसरी बात, अभी मोहम्मद अली साहब ने कहा संजीदा अमरीकी हल्के नहीं चाहते कि मजीद जंग हो, बाकी नहीं चाहते, लेकिन अमरीका इन दिनों संजीदा हल्कों के ज़ेर असर नहीं है। अमरीका ट्रंप साहब के ज़ेर असर है। तीसरी बात, 3600 अरब डॉलर, आपने एक सवाल उठाया क्या मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों के कहने पर ट्रंप साहब पॉलिसी बनाएंगे, वो उनके इत्तेहादी हैं। 3600 अरब डॉलर की उन्होंने सरमायाकारी प्लेज की हुई है, तो उनके बगैर कैसे जाएंगे। और आखिरी बात, यूरेनियम पर आपने कहा, यूरेनियम फ्रीज करने पर ईरान ने लचक दिखाई थी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये नहीं कि हवाले करने पर। तो ये हवाले करने वाला मुतालबा बहुत सख्त है। अच्छा एक सेकंड, तो फिर तो आपने अपना जो पूरा आर्ग्यूमेंट दिया था उसके खिलाफ ही आपने दे दिया ना कि आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मोहम्मद अली साहब ये कह रहे थे कि दोबारा जंग इसलिए नहीं शुरू हो सकती क्योंकि अरब ममालिक को बहुत नुकसान होगा इसका, और जो अरब ममालिक है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को इस काम से रोक सकते हैं। आपने उसके हक में दलील दे दी। अब मैं कहाँ जाऊँ भट्टी साहब? मैं तो ये कहने लगी थी कि हमारा पैनल इक्वली डिवाइडेड है, बट आई थिंक लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। गो के आसार इस तरह के मिल रहे हैं कि अमेरिका बड़ा इम्पेशेंट हो रहा है, और सलीम साफ़ी साहब और भट्टी साहब भी ये समझते हैं कि दोबारा से किसी मिस एडवेंचर की तरफ अमेरिका जा सकता है या कोई स्ट्राइक कर सकता है। बट ऐसे भी इशारे हैं, जो बातचीत हो रही है वो भी पॉजिटिव रुख में है। तो अगले मेरा ख्याल है कुछ घंटे बड़े अहम हैं। अब देखते हैं ईरान ने जो तजावीज़ भेजी हैं उसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, फिर इसके ऊपर मज़ीद डिलिबरेट करेंगे। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं दीगर सवालों के साथ। वेलकम बैक जी। सलीम साफ़ी साहब, ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी कायम कर दी है
ابھی ہے یہ ہارموز کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خبریں چل رہی تھیں کہ ایران ہارموز ٹریفک کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ کوئی ٹول یا ٹیکس لینا چاہتا ہے. ایسے میں یہ اتھارٹی کا قیام کیا رہا ہے آپ کی اس کے اوپر؟ میرے خیال میں تھوڑا سا یہ قبل از وقت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تنازع کی ایک بہت بڑی بنیاد اور ایک عامل جو ہے وہ ابنائے ہرمز بھی ہے، اور ابنائے ہرمز دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں اور جو گلف سٹیٹس ہیں ان سب کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. بلکہ ایون جو یو این میں جو 113 114 ممالک نے ریزولوشن پیش کی ہے، وہ بھی سب وہی ممالک ہے جو یورپ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یا عرب ممالک ہے، کہ ان کو بھی اپنا ہرمز پہ کسی ایک ملک کا کنٹرول جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ پہلے سے وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس پہ فیس جب لیا جائے گا تو فیس تو کسی بھی ملک کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ دے دے. لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں اس وقت تو مجبوری کا عالم ہے، ہر ملک تیل چاہتا ہے، اور اگر یہاں پہ اپنا ہرمز پہ وہ فیس بھی لے لے تو اس کے بعد بھی پھر بھی یہ امریکی تیل سے یا رشین تیل سے وہ شاید سستا پڑے گا، اس لیے لوگ مجبوراً اس کو دیتے رہیں گے. لیکن یہ اگر امریکہ کے ساتھ جنگ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن میرے خیال میں اپنا ہرمز پہ یہ جو کنٹرول کی ایرانی خواہش ہے، یہ ان کے اور جی سی سی کنٹریز کے درمیان ایک مستقل تنازع کی بنیاد بن جائے گی. بڑی اہم بات کریں صافی صاحب، یہ بھی کہیے گا اس وقت اس اتھارٹی کا قیام گو کہ کچھ وضاحت سے بتایا نہیں گیا ہے کہ اس کا فنکشن کیا ہوگا. کیا ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتا ہے یا ایران اس کو سولیڈیفائی کرنا چاہتا تھا کیا؟ ہاں شاید ہم تو توقع یہی کرتے ہیں کہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہو یہ، کیونکہ اس سے پہلے جب جنرل عاصم منیر صاحب گئے ہوئے تھے ایران تو اس وقت انہوں نے اگلے دن اپنا ہرمز کھول دی، اور اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ فیس لیا جائے گا یا کوئی اور قدغن نہیں تھی. دوسرا اس وقت وہ یہ عذر بھی پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ ادھر مائنز ہیں جگہ جگہ پہ، اور ان مائنز کی وجہ سے پاسداران انقلاب کی رہنمائی ضروری ہے ہر کس ملک کے جہاز کے لیے. تو اگر تو یہ عارضی اقدام ہو یا پھر اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ٹیکٹکس ہو تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں مستقل طور پر شاید ہی عرب ممالک وہ اس کو قبول کریں گے، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب. بلکہ سلیم کے شو میں ہی ڈیورنگ دا ویکینڈ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس بات پر غور ہو رہی ہے، ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ووٹرز کی عمر پاکستان میں 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے. ایک پینڈوراز باکس کھول دیے محمل رانا ثناء اللہ صاحب نے. گو کہ اس کے بعد گزشتہ روز انہوں نے شہزاد اقبال سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومتی سطح پر ابھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے. آج طارر صاحب کی بھی ابھی کچھ دیر پہلے وضاحت آئی ہے. لیکن جو دلائل دیے جا رہے ہیں اس سوچ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس رائے کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس آئیڈیا کے لیے، کیا ان میں وزن ہے؟ علینا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سوچ پائی جاتی ہے یہ آج سے نہیں ہے. ہم نے ایکچولی پچھلے سال بھی یہ بات سنی تھی جب 27ویں ترمیم کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ اب 28ویں ترمیم کب آئے گی، تو ہم نے یہ ایک سجیشن سنی تھی اور حکومتی حلقوں سے ہی انوفیشلی یہ بات سنی تھی. اب تو ذرا تھوڑا سامنے بات آ گئی ہے. اور میں حیران ہوں اس سوچ کے اوپر کہ یہ سوچ کسی کو آئی ہی کیسے. جس کو بھی یہ سوچ آئی ہے نا وہ پلیز وہ گھر چلے جائیں، کیونکہ یہ بالکل یہ صحیح سوچ نہیں ہے. کیونکہ ایک
मुल्क जहाँ पर 18 साल में आपको शादी की इजाज़त है, जहाँ पर आपको जो है बैंक अकाउंट खुलवाने की इजाज़त है, जहाँ पर आपको बाकी भी सारी जितनी भी लीगल चीज़ें होती है, आपका CNIC बन जाता है, बाकी आप गाड़ी चलाने का और सब कुछ, तो आपको वोट का भी हक इसी वजह से है 18 साल की उम्र पे। 25 साल की तो मुझे समझ ही नहीं आती। इसके ऊपर जब ये शुरू में बात हुई तो ये भी कहा गया कि शायद जो है हुकूमत वो थोड़ा घबराती है PTI के आप कह ले कि जो वोटर बेस से, कि वो एक यंगस्टर्स की उधर है वोटर बेस ऐसी कि उसको शायद चेंज करने के लिए वोटिंग पैटर्न को या इस तरह। 25 साल से क्या हो जाएगा? देखिए ऑलरेडी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की और इलेक्शंस के रिजल्ट्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम है, और अगर इस तरह की एक गलत किस्म का स्टेप लिया गया, सोचा भी गया, मैं तो कहती हूँ सोचने पर भी इस पे कदगन होनी चाहिए ऐसी चीज़ को सोचने के बारे में, बिकॉज इट्स रिडिकुलस कि आप ऐसी चीज़ भी सोचें कि आप डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे होंगे 18 से लेकर 25 साल तक के लोगों को या 24 साल के लोगों को, तो जो कि वोट नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। इस पर बिल्कुल अगर ये किसी ने सोचा भी है तो एज आई सेड कि प्लीज़ उसको जो है या वो भी घर पे बैठ जाए और इस आइडिया को भी वो वापस बंद कर दे। इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। 18 साल ही वोटर्स की वो रहनी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि अगले इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी हो तो आप जो है आप काम करें, आप नए वोटर बेस बनाने की अपनी कोशिश करें, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी लोग वोट दे सकते हैं उनको इसलिए डिसएनफ्रेंचाइज किया जाए क्योंकि आपको जो है किसी चीज़ का डर है। थैंक यू सो मच महमल भट्टी साहब। आपसे सवाल हो रहा है कि CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं सूबे के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, गलत पॉलिसीज़ का मलबा खैबर पख्तूनख्वा पे डाला जा रहा है। क्या उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? 100% दुरुस्त है मैडम शेख। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का पासपोर्ट मनसूख है। कहीं सुना है ऐसा आपने? मरियम नवाज़ साहबा बाकू पहुंची हुई हैं, वो मेरा ख्याल है कि लाहौर भी जाते हैं तो जो कुछ होता है वो भी सबके सामने है। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पर भांत भांत के मुकदमे हैं। कभी वो ज़मानत करवा रहे होते हैं, किसी में वारंट गिरफ्तारी रुकवा रहे होते हैं। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पर हर वक्त लटकती तलवार है कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव 2/3 अक्सरियत वाला चीफ एग्जीक्यूटिव और जेन्युइन मैंडेट वाला चीफ एग्जीक्यूटिव 35 मरतबा अडयाला आ चुका है। इमरान खान से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। और सूबे को खैबर पख्तूनख्वा को वफाक उसका हक नहीं दे रहा है, NFC अवार्ड हो या बाकी वाजबात हों। सूबे को वफाक साथ मिलाकर नहीं चला रहा, सिर्फ हवाई बातें हैं जो हो रही हैं। और वफाक से वफाक जो है सूबे से सौतेला पन से अगला सलूक कर रहा है। और सूबा जो है कलम छोड़ हड़ताल की धमकी दे चुका, कहीं कहीं कर चुका, मगर वफाक टस से मस नहीं हो रहा। और सूबा कौन सा है जो दहशतगर्दी के हवाले से सबसे बड़ा विक्टिम है, और जहां ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान को उसको साथ मिलाकर चलने की। और गालिबन अब एक ही सूबा रह गया है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वरना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहैसियत सियासी जमात रजिस्ट्रेशन पूरे मुल्क में नहीं रही। तो एक सूबा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और एक सूबे के भी मसाइल हल नहीं हो रहे। तो वो ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। मोहम्मद अली साहब, भारतीय आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट दी। इसके ऊपर पाक फ़ौज ने जवाब दिया है और कहा है कि एक खुद मुख्तार एटमी पड़ोसी को धमकी देना भारत की बदमाशी और फिक्री दिवालियापन है। सर, ये भारतीय आर्मी चीफ ने बयान दिया क्यों, और उसके ऊपर ऑब्वियसली ये जो रिस्पांस दिया गया है उसके ऊपर भी आपकी राय? देखिए, पहले बात यह है कि उन्होंने ये बयान दिया क्यों। मैं समझता हूँ कि अभी आपने देखा कि BJP और RSS की क़यादत की जानिब से कुछ पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात की गई, तो मैं समझता हूँ कि इसने फ़ौरी तौर पर भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान इस तशवीश की अक्कासी करता है कि जनाब देखें, पिछले साल जो उनको हज़ीमत पाकिस्तान के हाथों उठानी पड़ी है, जो कि शायद उनकी तारीख़ में 1962 के बाद जो चीन से उन्होंने पिटाई खाई थी, उसके बाद सबसे बड़ी उनके लिए हज़ीमत है। तो उसको उन्होंने ऑब्वियसली अब अपने फ़ौज के मोराल को बुलंद रखना है,
اپنا جو اب ڈیفنس بجٹ انہوں نے 85 سے 90 ارب ڈالر کا ہے اس کو سیکیور کرنا ہے, اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, 14 لاکھ کی جو ان کی فوج ہے اس کی نفری کو جسٹیفائی کرنا ہے, اور اپنی سیاسی قیادت کو قائل کرنا ہے کہ جناب ابھی بھی ان تلوں میں تیل ہے, آپ ہمیں مزید رافیل لے کے دیں, ہمیں مزید S-400 لے کے دیں. لیکن وہاں کے بھی جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بیانات اور گیدر بھبکیاں صرف اپنی فوج کے مورال کو بلند رکھنے اور اپنے بجٹ اور اپنی نفری کو برقرار رکھنے کی ایک ناکام کوشش ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی جس کا جواب دینا ضروری ہے. جب انہوں نے تاریخ اور جغرافیے کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان نے جس انداز میں جوابی کارروائی پچھلے سال کی ہے مارکہ حق میں, وہ پاکستان کی 10% بھی صلاحیت کا استعمال نہیں تھا. اگر انشاءاللہ بھارت نے دوبارہ ہماری قوت بازو کو آزمایا تو ہم بھارت کی تاریخ اور جغرافیہ انشاءاللہ تبدیل کر دیں گے. لیکن آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خود بھارت کی جو تاریخ اور جغرافیے سے نکلنے کی یا اس کو تبدیل کرنے کی جو نظریاتی کوشش RSS اور BJP کر رہی ہے وہ خود بھارت کی تاریخ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. کیونکہ بھارت کے اندر تاج محل ہو یا لال قلعہ ہو, یہ تمام تر مسلمان تہذیب ہی کے مرہون منت ہے جس کے اوپر وہ اور بابری مسجد کو وہ ڈھا کہ اس کی جگہ جو وہ رام مندر بنا رہے ہیں اپنے RSS کی فنڈنگ سے, تو یہ تاریخ کو خود مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو مسلم تہذیب ہے جس نے ان کو لباس, آداب, ان کو گفتگو, ان کو میوزک, ان کو آرکیٹیکچر, ان کو تمام چیزیں سکھائی ہیں. اور تو اس سے نکلنے کی ان کی جو ناکام کوشش ہے اور اس نفرت کا اظہار وہ اپنی دفاعی اور خارجہ پالیسی میں جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں بھارت کی اپنی تاریخ اور عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس خطے میں ان کے غیر ذمہ دارانہ تصویراتی طرز عمل کی بھی ترجمانی کرتی ہے. تھینک یو محمد علی صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.